हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। और हम लोगों का इंडस्ट्रियल चल रहा है और ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल वाला पार्ट खत्म हो गया है। ऑपरेशन रिसर्च वाले में हम लोग आ गए हैं। ठीक है, तो बाकी सबने बाकी सारे सेशन एंजॉय किए होंगे। ठीक है, तो इस वाले को भी हमें वैसे ही करना है। ये इंपॉर्टेंट है, पहला जो हम लोगों का चैप्टर है इसमें। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं LPP। ठीक है, LPP। ठीक है, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, और पी हटा देते हैं हम लोग। LPP मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरीके हैं। अगर लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो क्या है, ये सिंपल ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है। मैथमेटिकली हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं किसी भी सिस्टम को, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी डिसीजन को हमें लेना है। और जो इसमें खास बात क्या है, सारे वेरिएबल क्या होते हैं, लीनियर। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, लीनियर। ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें, एक होता है कुछ होते हैं कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो जो अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। ठीक है, विद इन द लिमिट। और लिमिट कौन डिसाइड करेगा, वो जो अपनी रिस्ट्रिक्शंस होंगी। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, कंस्ट्रेंट्स। ऑलराइट, तो हम लोग अगर बात करें तो इसके दो मेथड हैं। ठीक है, एक इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ग्राफिकली, ग्राफिकल मेथड, एंड सेकेंड वन इज सिंपलेक्स मेथड। अगर इसकी बात करें फिर तो नाम से ये ग्राफिकल, ग्राफिकली अपन को ग्राफ बना के सॉल्व करना होगा। ये क्या है, एनालिटिकल। ठीक, ये टफ क्या है, मतलब ये बड़ा है, इसमें स्टेप्स ज्यादा होते हैं, ये इजीली सॉल्व हो जाता है। वैसा भी हमें पता है कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम की बात करें तो ग्राफिकली हम लोग बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिंपलेक्स। हम लोगों ने देखा होगा अगर बैलेंसिंग में, थ्योरी ऑफ मशीन में, तो अगर हम लोग इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन बनती है। फोर्स बैलेंस करो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में मोमेंट बैलेंस करो, और ग्राफिकल से करोगे तो 2 मिनट में काम हो जाता है। स्केल बनाओ, लाइन खींचो एंगल पे और काम करो। ठीक है ना, तो ग्राफिकल की बात करें तो इन दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि ग्राफिकल में हम लोग 2 वेरिएबल्स वाली प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 और मोर देन 2। ठीक है, इसमें कितने भी हों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ग्राफिकल देख रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आता है ग्राफिकल से ही, और हमको सॉल्व भी करना है ग्राफिकल से। उसने अगर पूछा भी है सिंपलेक्स से, तब भी हमें ग्राफिकल से सॉल्व कर देना है। उसको कौन सा सॉल्यूशन दिख रहा है, गेट वाले एग्जामिनर को सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, उसमें तो हमें ऑप्शन मारना है या आंसर भरना है, आंसर फिल करना है। अभी हम लोग देखेंगे कि सवाल को कैसे हम लोगों को सॉल्व कर देना है, किससे, ग्राफिकल मेथड से। तो इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्या, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड क्लियर है बात। तो देखो, इसमें 2 चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सेकेंड होते हैं कंस्ट्रेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशंस। ठीक है, हमको इन्हीं सर्टेन कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन या फिर कंस्ट्रेंट, कुछ भी बोल दो, इसी में रहते हुए अपन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो करना होगा अपन को मैक्सिमाइज, या करना होगा मिनिमाइज। ठीक है, ऑप्टिमाइज करना है। अगर हम लोग सेल कर रहे हैं कोई भी चीज, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे अपने प्रॉफिट को। और कहीं से कुछ खरीद रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे अपने प्रॉफिट को। ये हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस LP की बात करें तो हम लोगों को इसमें अगर एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज हमारा यही है। ठीक है, कि हम लोगों का क्या होता है कि जो प्रॉब्लम होती है ऑप्टिमाइज होती है। ठीक है, ठीक है,
डिसीजन की क्वालिटी इंप्रूव होती है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव होती है, ठीक है। और ध्यान रखना यूज किसके लिए हम लोग करते हैं, ओनली लीनियर वेरिएबल्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, एक्स वाई यानी कि लाइन, ठीक है, लीनियर वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो कोई जरूरी नहीं है इसमें हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो इंटीजर में ही मिल जाए, ठीक है। हमें क्या मिलेगा 1/3, 2/8 इस तरीके से। अब कोई प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अगर हमें सेल करना है तो हम प्रोडक्ट को आधा सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि 3.5 सेल कर दें। अगर एसी बेच रहे हैं हम लोग, एसी को मैक्सिमाइज करना है, उसके डिसीजन लेना है कहाँ पे कितना बेचना है एसी और कूलर में, तो पता चला डेढ़ कूलर बेचना है, 3 एसी बेचना है, ठीक है, तो 1.5 कूलर कैसे बेच लोगे। तो वो इंटीजर वाला थोड़ा सा रहता है इसमें कि हमेशा सॉल्यूशन अपन को इंटीजर में नहीं मिलता है, फ्रैक्शन में भी मिल सकता है, ठीक। तो ये तो अपनी बात हो गई किसकी, ग्राफिकल मेथड की, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। तो इसकी हम लोग बात अभी करेंगे कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। अब जरा आगे अगर चलते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो प्रॉब्लम हमको दे रखी होगी, ठीक है, या तो डायरेक्टली इक्वेशन के टर्म में दे रखी होगी या फिर हमको लैंग्वेज में दे रखा होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, ठीक है। तो अपन को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, एलपीपी के उसमें स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा किस तरह से एलपीपी डिफाइंड होती है, वो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी कंडीशन दे रखी है अपन को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ, ठीक है, ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ इंक्लूडिंग ऑल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद फाइंड द फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल रीजन ढूंढेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एंड चेक द कॉर्नर पॉइंट्स, सारे नहीं देखते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स को ही देखते हैं क्योंकि वो एक्सट्रीम है, चाहे बढ़ते में देख लो चाहे घटते में देख लो, तो वहीं अपन को सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो वो किसको चेक करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स को, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, जहां पे भी अगर मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जहां पे भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की आएगी, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। मिनिमाइज कर रहे हैं तो जहां भी मिनिमम जिस भी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी अपनी, वो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन को 3 स्टेप ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला फॉर्मुलेशन, ठीक है, एलपीपी फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें आगे चलते हैं। देखो होता क्या है, अपनी ये सब मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल है, एग्रीकल्चर है, हर जगह पे यूज होता है एलपीपी, ठीक है। हम लोग क्या 2 वेरिएबल दे रखे होंगे, 3 वेरिएबल दे रखे होंगे, उसको ऑप्टिमाइज करना होगा, ठीक है। तो ग्राफिकल में तो हम लोग सिर्फ 2 वेरिएबल की बात करते हैं, ग्राफ खींचना है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, ए, बी, सी एंड डी, हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और इन चारों को बनाने में हमें कुछ आइटम लगता है, ठीक है। आइटम इन द सेंस अगर हम बोल दें कि एक अगर वुड फर्नीचर वाला काम कर रहे हैं, एक में हम चेयर बना रहे हैं, एक में टेबल बना रहे हैं, एक में बेड बना रहे हैं, ठीक है, एक में अलमीरा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 चीजें हम लोग बना रहे हैं, क्लियर है बात, ठीक है। तो इसमें बनाने में अपन को प्रोडक्ट की जो जरूरत पड़ती है, ए, प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है हमको पी, क्यू, आर, 3 प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। एक क्या है वुड, एक क्या है ग्लू फेविकॉल जो भी बोल दो, ठीक है, और दूसरा क्या है पेंट जिससे हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है, वुड को फिनिश करेंगे। तो ये 3 चीजों की हमें जरूरत पड़ रही है, ठीक। अब इसमें मान लेते हैं जो क्वांटिटी वुड की लगती है वो 5 kg लग रही है ए में, इसमें 4 kg, इसमें 3 kg, इसमें 6 kg, ठीक है।
अगर उसकी फेविकॉल की बात करें तो ये 2 kg लग रहा है, इसमें 3 kg लग रहा है, इसमें 2 kg लग रहा है, इसमें 4 kg लग रहा है। अगर हम लोग पॉलिश की बात करें, ठीक है, पेंट की पॉलिश की, तो 3 kg लग रहा है, 2 kg लग रहा है, 4 kg लग रहा है और ये 5 kg लग रहा है। ठीक है, तो ये लग रहा है। जब अगर हमें ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो उसमें 5 kg अपना वुड लगेगा, ये ग्लू लगेगा, जो फेविकॉल जो भी बात कर रहे हैं हम लोग ग्लू की बात कर रहे हैं, और थर्ड वन क्या कर रहे हैं, पेंट। इन तीनों को मिलकर अपना प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनने के बाद जब हम उसे बेचेंगे, तो हमें 50 रुपए का प्रॉफिट होगा एक चेयर बेचने पे, 50 रुपीज का। ठीक है, सिमिलरली अगर 4 kg वुड लगेगा, 3 kg 2 kg लगेगा, जब इसको बना के हम लोग बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब सेल करेंगे, जब हम इसे सेल करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, 120 रुपीज। ठीक है, सिमिलरली इसमें अगर इसको हम लोग कंप्लीट करने के लिए इतना आइटम चाहिए, आइटम बनाने के बाद भेजेंगे तो हमें 80 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा। इसको कितना मिलेगा, 150 रुपीज प्रॉफिट। तो ये क्या है, प्रॉफिट पर यूनिट, यानी ए को हम इतने मटेरियल से बनाएंगे, ठीक है, और फिर हम लोग सेल करेंगे तो 50 रुपए का प्रॉफिट होगा, 120। अब जरा देखो, ये तो बात हो गई प्रॉफिट की। अब ऐसा तो नहीं लकड़ी अपने पास, अगर वुड की बात करें तो बहुत सारी वुड पहले से पड़ी हुई, चाहे इतनी यूज करो, ठीक है, कुछ लिमिटेड होगी। मान लो कि 150 kg है बस अपने पास, ठीक है। ये जो ग्लू है कितने kg है, ये 80 kg है बस। पेंट जो कितना है, वो 100 kg है अपने पास, ठीक है। तो ये क्या है, रिसोर्सेस जो हमारे पास अवेलेबल है, यही कंडीशंस है, रिस्ट्रिक्शन। यानी कि लकड़ी हम लोगों को इतना यूज करके बनाना है, और हमें पास पता है जो अपने पास वुड की जो क्वांटिटी है वो इतने kg ही है, ये इतने kg क्या है, ग्लू है, और इतने kg क्या है, पेंट है, ये फिक्स है, ठीक है। तो ये जो चीजें मैंने अभी बोली हैं, ये सब लैंग्वेज में लिखी होंगी, ठीक है, हमको बनाना होगा। अब देखो जरा, ये जो x ABCD की बात करें तो हम लोगों को प्रॉफिट तो इन्हीं से मिल रहा है ना। तो हमें यही डिसाइड करना है कि हम कितना चेयर बनाएं, कितना टेबल बनाएं, कितना बेड बनाएं, और कितना अलमीरा बनाएं, इन जो अवेलेबल रिसोर्सेस में, ताकि हमको प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। बस इतना करना है फॉर्मुलेट करने के लिए। तो इसको हम लोग इसी में डिसीजन लेना है, x1 कितना बनाए, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया x3, इसको मान लिया x4। मैं इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि x1 x2 में ही मिलता है, तो इजी रहता है समझने में, ठीक है। और ये क्या है अपने, ये जो PQR है, ये जो आइटम अवेलेबल था, ठीक है, ये क्या था, वुड, मैंने बात की थी, ठीक है ना। ये क्या था, ग्लू, ठीक है, और ये क्या था अपना पॉलिश, पेंट लिख दो, पेंट या पॉलिश, ठीक है। तो ये था। तो अगर हम लोग फॉर्मुलेट कर, सबसे पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, हमको क्या मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट ये दे रखा है। यानी कि अगर हम लोग इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ठीक है, अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो x1 अगर हम लोग बनाएंगे तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, 50 इंटू x1। अगर एक बनाएंगे तो 50 रुपीज, दो बनाएंगे तो 100, यानी कि मल्टीप्लाई करा दो x1 से। दूसरा देखो कितना हो जाएगा, 120 इंटू x2। सिमिलरली अगर हम x2 टेबल प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटू पर यूनिट का प्रॉफिट, ठीक है ना, प्लस 80 इंटू x3, है ना, 80 इंटू x3, और जो फाइनल क्या होगा अपना, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग फाइनल की बात करें क्या होगा, प्लस 150 इंटू x4। तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना बन गया है, ठीक है। अब बनाते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट। अब देखो, अगर हमें ए बनाना है, सॉरी, अगर हमें रिसोर्स को यूज करना है वुड को, तो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। x1 में कितना यूज कर सकते हैं, 5 kg, 5x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 और प्लस 6x4, क्योंकि हर को बनाने में इतना यूज हो रहा है। और ये कितना हो सकता है, या तो हो सकता है 150 kg या फिर उससे कम, उससे ज्यादा तो यूज नहीं कर सकते ना, तो लेस देन इक्वल टू 150। अगर हम लोग ग्लू की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस देखो 3x2 प्लस 2x3 प्लस 4x4 और लेस देन इक्वल टू कितना, 80, क्योंकि 80 kg अपने पास अवेलेबल है, 80 kg अपने पास अवेलेबल है। अगर पेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 और प्लस
5x4 लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, अब देखो सीधे सीधे भाषा में समझ लो कि हम इतना ए बनाने में यूज कर लें वुड, बी बनाने में इतना, सी बनाने में इतना, ये और ये जो टोटल क्वांटिटी होगी वुड की यूज वो कितनी होनी चाहिए, 150 या उससे कम। सिर्फ हमने तीनों लिख दिए। तो ये क्या है अपने, ये अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया और ये क्या है अपने कंस्ट्रेंट। इसी की मैं बात कर रहा था, जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट के ग्राफ खींचेंगे और फिर क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे उसको। अब जरा देखो एक चीज और कि इसमें ध्यान रखना, ये जो होती है कुछ टर्म है, ठीक है, इनको बोलते हैं क्या है हम लोग, देखो रिसोर्स वैल्यू, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, रिसोर्स वैल्यू। ये जो है क्या बोलते हैं इनको हम लोग, रिसोर्स वैल्यू। ठीक, इनको क्या हम लोग बोलते हैं 50, 120, 80, इनको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट कोफिशिएंट। ठीक है, प्रॉफिट कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या हो गए x1, x2, x3। ठीक है, ये जो अपने x1, x2, x3, x4 है, ये क्या है, इनको बोलते हैं हम लोग, इन्हीं में तो डिसाइड करना है हमको कि कितना कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, है ना। तो इनको बोलते हैं हम लोग डिसीजन वेरिएबल। और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं ये, ठीक है, रिसोर्स की वैल्यू नेगेटिव होगी क्या, नहीं होगी। डिसाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, या तो मिनिमम करेंगे, जीरो करेंगे। तो ध्यान रखना कि ये जो x1, x2, x3, x4 की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, या तो 0 होगी या उससे ज्यादा होगी। नेगेटिव में थोड़ी प्रोड्यूस कर देंगे हम लोग। ठीक है, बात समझ में आई। आगे देखो जरा, इतनी बात क्लियर हो गई यहां तक। अब क्या बचा, ये इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट या फिर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनको बोलते हैं, यहां लिख देता हूं मैं कहीं, टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट या सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैं भी आगे जब जनरल फॉर्म लिखूंगा तो वहां पे नाम लिख दूंगा इसका। ठीक है, तो क्लियर है, हम लोग फॉर्मुलेट करना सीख गए। ठीक है, अब अगर हम इसी एलपीपी को अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो देखो अभी मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूं, उसके तुरंत बाद हम लोग सवाल लगा के देखेंगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में अगर मैं इसी को लिखना चाहूं तो देखो कैसे लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो क्या होगा c1x1 प्लस c2x2। ठीक है, और लेके cnxn। ठीक है, c1 c2 से लेके cnxn। ठीक, अब जरा आगे देखो, अगर हम कंस्ट्रेंट की बात करें तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a11x1 प्लस a12x2। ठीक है, और फाइनली जाओगे तो क्या हो जाएगा a1nxn। ठीक है, लेस देन इक्वल टू b1। ठीक है, a21x1 प्लस a21x2 a2nxn, ये हो जाएगा b2। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे लिखें तो ये क्या हो जाएगा am1x1 प्लस am2x2 amnxn लेस देन इक्वल टू bm। यानी कि अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो जो i है, ठीक है, i वो कैसे चल रहा है, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, i हमने मान रखा है किसको, ये ci xi। ठीक है, तो जो i चल रहा है वो कैसे चल रहा है, वो 1 से लेके n तक चल रहा है। ठीक है, 1 से लेके n तक। और जो j चल रहा है वो कैसे चल रहा है, 1 से लेके m तक। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि मैं अभी लिखने जा रहा हूं। देखो cj, ठीक है, तो cj क्या है, i चल रहा है 1 से लेके m तक और ये चल रहा है 1 से लेके n तक। ठीक है, हमने ऐसा करो, इसको हम लोग अभी लिख लेते हैं, पहले हम लोग सीधा नाम ही लिख लेते हैं, है ना। ठीक है, तो चलो हम लोग से पहले इसके नाम ही लिख लेते हैं। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आई बात कि नहीं आई कि मैंने क्या लिखा है। ये अपने क्या है, कंस्ट्रेंट। इन्हीं को हम लोगों ने बोला था क्या, कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन। कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये क्या है अपना प्रॉफिट कोएफिशिएंट, ये क्या है अपने रिसोर्स वैल्यू। ठीक है,
C1 C2 से लेके Cn तक ये क्या है अपने, ये क्या है अपने प्रॉफिट कोफिशिएंट। x1 x2 से लेके xn ये क्या है अपने डिसीजन वेरिएबल। और ये जो a11 a12 लिख रखा है ये क्या है अपने सब्स्टिट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट या सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम लोग कि इसमें सबसे पहले हो गया सीजे। सीजे को क्या बोलते हैं हम लोग, सीजे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट कोफिशिएंट। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब नाम आते हैं, जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, मतलब प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने आता है, तो इसमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। सीजे, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा एक्सजे, वो क्या है डिसीजन वेरिएबल, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा बीआई, बीआई क्या है रिसोर्स वैल्यू, ठीक है। थर्ड क्या है एआईजे, ठीक है। ये क्या है अपना टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट, ठीक है। इसी को सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये अपनी जनरल फॉर्म है किसकी, एलपीपी की, ठीक है। अब हम लोग एक सवाल उठाते हैं, ठीक है। सवाल उठाते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा एक चीज और जरा मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि ग्राफ कैसे खींचते हैं, ठीक है। इक्वेशन को कैसे खींचते हैं, क्योंकि दोबारा मुझे डाउट नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को बेसिक ही नहीं आता है, ठीक है। तो मान लो एक कोई ये ग्राफ है, ये अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। x1 + 2x2 <= 20 <=20 ऐसी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको खींचना है और फिर पता लगाना है कि इसके लिए फिजिबल रीजन कौन सा है इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। इसको हमने मान लिया x1 एक्सिस, ये है x2, ठीक है। तो अगर देखें तो सिंपल क्या लिखा है x + 2y <= 20, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं कि वही लाइन की ही इक्वेशन है, ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस, इसलिए मैंने कन्वर्ट करके लिखा। बाकी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो अगर हम x1 = 0 रखें तो x2 = क्या आएगा, तो x2 = क्या आएगा, x2 = क्या आएगा 20 10 क्यों 2 / 20 and 10। अगर हम x2 = 0 रखें तो x1 = क्या आएगा 20, यानी कि x एक्सिस x1 = 0 रखने का मतलब क्या है मतलब कि हम लोगों ने कि x1 की वैल्यू 0 रख दी, यानी कि x2 पे पूछ रहे हैं, ठीक है। इस एक्सिस पे बात कर रहे हैं, और x2 को 0 का मतलब क्या है, यानी इस एक्सिस पे बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। इधर से जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा 0, 10, और जो इधर से पॉइंट आएगा वो होगा क्या 20, 0। तो इधर लगा दो, यहां क्या आएगा 0, 10, इधर क्या आएगा 20, 0, ठीक है। और ये जो खींचेंगे अपनी ये लाइन जाएगी, ठीक। ये लाइन की इक्वेशन अपनी ये है, ठीक है। ये तब है जब अपना सिंबल क्या है, जब अपना सिंबल है इक्वल का, ये लाइन तब है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या कर देंगे इसमें ये लगा देंगे, ठीक है, तो हम लोग कन्वर्ट करने से पहले इक्वल ही कर लेते हैं। जब ये लगा देंगे तो फिर वो एक लाइन नहीं रह जाएगी, फिर वो एक रीजन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20 से नीचे की सारी वैल्यू, 20 से नीचे की सारी वैल्यू, इनइक्वालिटी का मतलब यही हो गया ना। अब देखो रीजन पता करने का, अब इस लाइन के पास 2 ही रीजन है, या तो इस साइड या फिर इस साइड, इस साइड या फिर इस साइड। पता लगाने का सब तरीका सबसे इजी है। इसमें क्या करो 0, 0 पुट कर दो, ठीक है। तो करोगे तो क्या आएगा 0 <= 20, और अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि 0.00 उसी साइड में है जिधर फिजिबल रीजन है, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो किस साइड में है, अपोजिट साइड में, ठीक है। यानी कि इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जो अपना रीजन होगा फिजिबल कौन सा होगा, वो इसके इधर वाला होगा, ठीक है। और अपन को x1 x2 की वैल्यू नेगेटिव नहीं रखनी है, अपन को पता है डिसीजन वेरिएबल है, तो कौन सा रीजन हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा अपना फिजिबल रीजन इस लाइन के लिए, ठीक है। तो यहां से सीख गए होगे कि कैसे हम लोग फिजिबल रीजन निकालते हैं। अब हम लोग चलो प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्लियर है ना, सिंपल जो हम लोग करते हैं, लाइन कैसे खींचते हैं, लाइन खींच लो, ठीक है, और इनइक्वालिटी से पता लगा लो इधर का रीजन है इधर का रीजन है, ठीक है। 0, 0 पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा है तो उस साइड का है, नहीं कर रहा है तो फिर अपोजिट साइड का है, ठीक। क्योंकि 2 ही रीजन है, या तो लाइन के इधर जा सकते हो या इधर,
ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन है, सब अपने से अपने उसमें ले चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, एक कंपनी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ टॉयज। ठीक है, तो एक कंपनी है जो दो टाइप के, देखो अभी मैं फॉर्मुलेट करना सिखा रहा हूं, ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे लैंग्वेज में आता है, हमको एलपीपी बनाना हो, मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली लिख के आ जाते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। जो इस साल क्वेश्चन आया है गेट में वो इसी टाइप का लैंग्वेज में लिख के आया है। ठीक है, तो लैंग्वेज से बनाना सीखना है तो ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो कह रहा है एक कंपनी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ टॉय, यानी कि दो प्रोडक्ट हैं पी क्यू। ठीक है, प्रोडक्शन टाइम ऑफ क्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ पी। ठीक है, जो प्रोडक्शन टाइम है क्यू का वो पी से क्या है, 2 टाइम्स है। ठीक है, अब देखो एंड द कंपनी हैज ए मैक्सिमम ऑफ 2000 टाइम्स यूनिट्स पर डे, 2000 टाइम यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो उसके पास मैक्सिमम यूनिट भी कितनी है, 2000। ठीक है, द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल जस्ट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 150 टॉयज पर डे। ठीक है, तो अपने पास जो रॉ मटेरियल प्रेजेंट है वो भी सिर्फ कितने के लिए है कि 150 टॉयज ही अपन लोग बना सकते हैं। ठीक है, टॉय टाइप क्यू इज रिक्वायर एन इलेक्ट्रिक स्विच विच इज अवेलेबल एट 600 पीसेस पर डे। ठीक है, यानी कि कोई क्यू है जिसको स्पेशली 600 स्विचेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है, द कंपनी मेक्स ए प्रॉफिट ₹3.5 ऑन पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट द डेली प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ पी एंड क्यू शुड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो उसने देखो पी और क्यू करके 2 आइटम दे दिए अपन को। ठीक है, और दोनों आइटम के साथ उसने क्या हमें बताया है, देखो कि 3 चीजों पे डिपेंड करा दिया है, 3 कंस्ट्रेंट लगा दिए। एक टाइम का है, ये प्रोडक्शन पर डे का है एक, और एक किसका है, स्विचेस का। किसके स्विचेस, क्यू के। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखो पी और क्यू 2 हो गए। सबसे पहले तो हम लोग जैसे बनाया था वैसे ही लिख देते हैं, पी एंड क्यू 2 प्रोडक्ट है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो अपने पास कितनी चीजें हैं, एक टाइम है, दूसरा क्या है, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी यानी बोलेंगे कैपेसिटी बोल देते हैं, कितना प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, कैपेसिटी। ठीक है, और तीसरा क्या है, स्विच। ये 3 कंस्ट्रेंट है। ठीक है, और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हम लोग नीचे लिखते थे, तो देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, मेक्स प्रॉफिट 3 and 5, यानी कि अगर पी बना के बेचेगा तो 3 रुपए का प्रॉफिट है, और क्यू बना के बेचेगा तो 5 रुपए का प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, टाइम का कितना कंस्ट्रेंट है, ठीक है, टाइम 2000 अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पे कितना अवेलेबल है, 2000। यहां मैं लिख दे रहा हूं रिसोर्सेस। ठीक है, अगर हम बात करें मटेरियल की तो कितना है, कितने के लिए अवेलेबल है, 1500 के लिए। हम लोग सिर्फ कितना, जस्ट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1500, यानी 1500 प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें स्विचेस की तो 600 स्विचेस अवेलेबल हैं। कितने, 600 स्विचेस। ठीक है, तो कैपेसिटी क्या हो गई, यानी कि 1 और 1 ये है, सिंपल सी बात है, 1 1, इन दोनों को जोड़ के क्या होना, दोनों को प्रोड्यूस करना है, एक यूनिट। मतलब इसमें कोई वो तो दे नहीं रखा है स्पेशली कि इसको बनाने में 2 रॉ मटेरियल की 2 यूनिट की जरूरत पड़ेगी या 3 यूनिट की, तो हम तो मान रहे हैं 1 यूनिट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसमें देखो स्विच पी में कोई स्विच की जरूरत नहीं है, इसमें एक स्विच की जरूरत है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है प्रोडक्शन टाइम ऑफ क्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ पी। ठीक है, यानी कि अगर पी पे अपन को क्या लग रहा है, 1, तो यहां पे कितना लगेगा, 2। ठीक है, तो अगर हम लोग देखो इसको मान लें क्या, x1, और इसको मान लेते हैं x2, तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2, 3x1 प्लस 5x2। क्लियर, पहली कंस्ट्रेंट
x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 200 टाइम, मतलब टाइम दे रखी है टाइम यूनिट में। कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू क्या हो 1500 के लिए सफिशियंट है, 1500 भी बना सकते हो, उससे कम भी बना सकते हो, ठीक है। स्विच की बात करें, ठीक है, तो 0x1 प्लस 1x2 लेस देन इक्वल टू 600, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो अपनी कंडीशन क्या आ जाएगी x2 लेस देन इक्वल टू 600, ठीक है। और हमको पता है, तो ये एक चीज तो ध्यान ही रखना कि x1 x2 x3 क्या होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि 0 में कुछ भी करोगे नहीं, x3 है नहीं इसमें, x1 x2 क्या होने चाहिए पॉजिटिव। तो ये अपने कंस्ट्रेंट बनेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये समझ गए होगे कि हमने कंस्ट्रेंट कैसे बनाए हैं, ठीक है। तो अब जरा हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जरा देखो, ये क्या है अपने 3 कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो इसी वाले को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है इसमें, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड अपने क्या है कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये बताओ सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोगों ने किया है। देखो साफ साफ लिख रखा है कि 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है PQ, 2 प्रोडक्ट PQ। वहां पे क्या था अलमीरा टेबल चेयर वेयर, ठीक है। फिर उसने कंस्ट्रेंट जो दिए पहला टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, तो बोला है कि अगर प्रोडक्शन टाइम Q का जो है वो ट्वाइस दैट ऑफ P, यानी P का डबल है। यानी कि अगर P को 1 मिनट लगता है कंप्लीट करने में, तो इसको कितना लगेगा 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कैपेसिटी क्या है कि कंपनी की जो कैपेसिटी है द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, इतना हम लोग रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं कंपनी को, ठीक है, कि टू प्रोड्यूस 1500 ट्वाइस पर डे, यानी कि इक्वल क्वांटिटी, कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, यानी कि अगर जितना इसमें रॉ मटेरियल यूज होगा उतना ही इसमें होगा। और फिर स्विच के लिए हमको एक कंडीशन दे रखी है कि टॉय टाइप Q requires an electric switch which is available at 600 pieces per day, यानी विदाउट दैट स्विच अपना Q जो है वो प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये प्रॉफिट था, ये रिसोर्सेज थे, इक्वेशन अपनी बन गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन बनानी है हम लोगों को, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, एक बार मैं बना दे रहा हूं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगली बार मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखूंगा। ये है x1 और ये है x2, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो एक बार जब हम लोग रखेंगे x1 इक्वल टू 0, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0, 2 मतलब इक्वल करना होता है 200, ठीक है। x1 0 रखोगे तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी 1000, यानी कि एक पॉइंट क्या हो गया 0,1000 व्हेन x इक्वल टू 0 रखोगे तब। जब x2 इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2000,0, ये पॉइंट आ जाएंगे। तो हम लोग लाइन के पॉइंट मिल गए हैं फर्स्ट लाइन के, ठीक है। तो हम लोग लाइन खींच लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाली, ठीक है। तो पहले तो हम लोग नंबर डाल देते हैं इसका, ये फर्स्ट है, फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है और ये थर्ड लाइन है ना, थर्ड। तो फर्स्ट लाइन जो हम लोग खींच रहे हैं येलो कलर से खींच रहे हैं, तो पॉइंट कौन कौन से मिले हैं, ये आ गया 0, ये हो गया 0,1000 और दूसरा क्या हो गया 2000,0, ठीक। तो लाइन हम लोग खींच देते हैं, ठीक है। ये अपनी लाइन फर्स्ट है, ये अपनी लाइन फर्स्ट है, ठीक है। अगर सेकंड वाले को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करें, सेकंड वाले को, ठीक है, तो जब x1 इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या पॉइंट मिलेगा 0,1500, और जब x2 इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा 1500,0, 1500,0, करेक्ट ना। तो लाइन कैसे आएगी अपनी, यहां पे क्या मिलेगा अपन को पॉइंट 1500,0 और यहां पे क्या पॉइंट मिलेगा 0,1500, ठीक है। तो हम लोग एक लाइन ये भी खींच देते हैं, ठीक है। ये अपनी लाइन कौन सी आ गई 2, ये अपनी लाइन आ गई
क्लियर है? अब देखो थर्ड लाइन भी है अपने पास, वो सिंपल लाइन दे रखी है तो हम लोग सिंपल खींच देते हैं। ये क्या है, x2 इक्वल टू 600, लाइन ऐसे ही आएगी। ठीक है, अब जरा देखो, ये हमको पता चल गए हैं। अब हमें देखना है कि फिजिबल रीजन ढूंढना है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट डाल देते हैं, जरा कुछ पॉइंट डाल देते हैं तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको मान लेना है पॉइंट ए। ठीक है, ये है पॉइंट बी। ठीक है, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी। ठीक है, इसको बोल दे रहे हैं ई, इसको बोल दे रहे हैं पॉइंट ई, और इसको बोल दे रहे हैं पॉइंट एफ। ठीक है, ये मैंने पॉइंट डाल दिए है। ठीक, अब चलो पॉइंट डाल दिए हमने, बहुत बड़ा काम अपना हो गया है। ठीक है, अब जरा जरूर बताओ फिजिबल रीजन हम लोग कैसे ढूंढे। ठीक है, फिजिबल रीजन हम लोग कैसे ढूंढे? अगर हम लोग बात करें फर्स्ट लाइन की, तो 0 0 डक पुट करके देखते हैं। देखो 0 0 मतलब क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 2000, यानी 2000 से कम है 0, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में, यानी कि इसके नीचे वाला एरिया क्या होगा, फिजिबल रीजन होगा फर्स्ट के लिए। ठीक है, सेकंड में जाकर 0 0 डाल के देखें तब भी देखो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसके नीचे वाला एरिया। ठीक है, वो होगा फिजिबल रीजन। और इसमें डाल के देखें 0 0 तब भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 0 0 इस लाइन के किस साइड में, इस साइड में है, यानी कि नीचे वाला एरिया क्या होगा। अब ये इसके लिए ये और ये, इन तीनों में अगर कॉमन देखें, कॉमन रीजन। ठीक है, अगर हम लोग कॉमन रीजन की बात करें तो कॉमन रीजन आएगा ये। ये क्या है, कॉमन रीजन है। ये अपना कॉमन रीजन है। ठीक है, ये अपना कॉमन रीजन है, क्योंकि इन लाइन के नीचे वाला, तीनों लाइन के नीचे वाला पूरा रीजन था, लेकिन जो तीनों में कॉमन है ये है, किसी में भी चेक कर लो, तीनों में कॉमन क्या है ये। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं हम लोग फिजिबल रीजन। क्या बोल रहे हैं, फिजिबल रीजन। ठीक है, और जरा देखो इस रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट है कौन कौन से हैं, ए बी सी डी। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे नंबर डाल दिया था ए बी सी डी। ये कॉर्नर पॉइंट है, और इन्हीं कॉर्नर पॉइंट की हमें वैल्यू निकाल के जेड में रखनी है, और उसके बाद देखना है जहां पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही है वो अपना आंसर हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूं इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, अगर खुद कर रहे होते, गेट में आया हुआ सवाल है तो ज्यादा देर नहीं लगती। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट की बात करें, ए पॉइंट तो हमें पता है कितना है, 0,1000। बी पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट लाइन सेकेंड और सॉरी लाइन फर्स्ट और थर्ड ये दोनों मिल रही हैं। तो जब इनको कट करेगा तो इसको सॉल्व कर लो, x2 वैल्यू यहां उठा के रखो। ठीक है, तो x1 आ जाएगा, सॉरी x2 वैल्यू फर्स्ट में उठा के रखो तो x1 आ जाएगा और एक x2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर b की बात करें तो जो b पॉइंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 800,600, 800,600, यानी इस पॉइंट की वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू जो है वो 800,600, बाकी से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, सी पॉइंट। सी पॉइंट, ये सी पॉइंट किसको किसको कट कर रहा है, सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन। तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हमें पॉइंट सी मिलेगा। तो सी पॉइंट कितना आ रहा है हमारा, सी पॉइंट आ रहा है हमारा 1000,500, 1000,500। ठीक है, और डी पॉइंट हमें पता है कितना है, डी पॉइंट पता है हमें कितना है 1500,0। तो इन चारों को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख लेते हैं, वैल्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो रख के देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या था, 3x1 + 5x2। ठीक है, तो हम लोग रख के देखते हैं। देखो z इक्वल टू क्या है, 3x1 + 5x2, 5x2। ठीक है, तो z पहला पॉइंट क्या है 0,1000,
इस पे वैल्यू निकालते हैं। फिर z क्या है 800, 600, इस पे वैल्यू निकालते हैं। फिर थर्ड क्या है z 1000, 500, इस पे वैल्यू निकालते हैं। और लास्ट z इक्वल टू क्या है 1500, 0। ठीक है, तो देखो x1 x2 की वैल्यू पता है, ये क्या है x1, ये है x2। वैल्यू पुट करोगे तो जब निकालोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कितना आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो इस पे कितना आ जाएगा ठीक है, ये पॉइंट मैंने गलत लिखा है। जो ए पॉइंट है कितना होगा, ये कितना होगा 0,600। ये कितना होगा 0,600। ठीक है, मैं ऊपर वाला लिख गया। ठीक है, ए पॉइंट कितना होगा 0,600। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग देखो पहले लिख लेते हैं। ये तो 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3000। ठीक है, दूसरा देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है कुछ 5400। ये कितना आ रहा है 5500। और ये कितना आ रहा है 4500। यानी कि इतने रुपीज, इतने रुपीज, इतने रुपीज। यानी कि हम लोग अगर क्या करें x1 की क्वांटिटी यानी p की क्वांटिटी बनाए 1000 और q की क्वांटिटी बनाए 500, तो हमको जो प्रॉफिट मिलेगा ये, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है, मैक्सिमाइज करना है ना अपन को। इसको प्रॉफिट किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। यानी अपना आंसर क्या होगा 1500। यानी कि ये जो पॉइंट है ये अपन को मैक्सिमाइज कर रहा है। देखो बाकी सब ये फिजिबल, ये सारे पॉइंट सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं तीनों इक्वेशन को, लेकिन सब पे निकालने की जरूरत नहीं है, वैल्यू कमी आनी है। जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं कॉर्नर, वहीं पे तो वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हम लोग कॉर्नर ही चेक कर लेते हैं, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जरा देखो इसी में अगर हम लोग पीछे चल रहे हैं तो एक की वैल्यू तो 600 है, इसकी वैल्यू कम हो रही होगी x1 की, तो सीधी सी बात है सॉल्यूशन कम आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कॉर्नर पॉइंट ही चेक कर लेते हैं। तो ये अपना आ गया आंसर। आंसर कितना आ गया 1500। ठीक है, तो पॉइंट कौन से होगा ये, अगर हम लोग अपने सॉल्यूशन में देखें क्वेश्चन में। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स देखो दे रखे हैं, तो कौन सा वाला आंसर हो जाएगा। देखो दोनों दे रखे हैं, दोनों दे रखे हैं। हम लोगों ने कौन सा निकाला है 1000,500। ठीक है, 1000,500 यानी अपना आंसर क्या होगा ये। ठीक है, कहां से आ गया, सॉरी, अपना आंसर क्या होगा ये। ठीक है, 1000,500। अब देखो ये बेसिक मैंने समझाया इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, बाकी इतना टाइम नहीं लगता, हार्डली 3 या 4 मिनट का सवाल होता है। ठीक है, अब जरा इसमें मैं 2-3 चीजें और बताता हूं। इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, एक मेथड होता है। ठीक है, हम लोग सब कर चुके हैं इसलिए। ठीक है, एक मेथड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है स्लोप मेथड। क्या बोलते हैं स्लोप मेथड। ठीक है, हमको पता लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर mx प्लस सी। m क्या होता है स्लोप। ठीक है, हमें क्या करना है सबका स्लोप निकालना है। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z, उसकी क्या था 3x1 प्लस 5x2 है ना। तो यहां से अगर mz इसका स्लोप निकालें तो क्या हो जाएगा -3/5। इसको इधर ले जाओगे और 5 से डिवाइड करोगे -3/5 यानी कि 0.6 -0.6 स्लोप आ गया। अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट कंस्टेंट अपना कितना था x1 प्लस 2x2। ठीक है, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 2000। जब इसमें हम लोग m1 निकालेंगे फर्स्ट का स्लोप, तो वो आएगा कितना 0.5 माइनस का 0.5। ठीक है, दूसरा क्या था x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1500। इस केस में जब स्लोप निकालेंगे m2 का, सेकंड इक्वेशन का, ये फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, जब स्लोप निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1। और तीसरी क्या थी x2 लेस देन इक्वल टू 600, तो इसमें m3 आ जाएगा 0। स्लोप क्या हो जाएगा 0। ठीक है,
तो हमने तीनों के स्लोप निकाल लिए। तो मेथड क्या होता है, ये मेथड जो होता है, तीनों के स्लोप निकाल लिए हम लोगों ने और जेड का भी निकाल लिया है, ठीक है। तो ये सब मेथड, अपना जो स्लोप मेथड होता है सिंपल, क्या कहता है कि सबसे पहले क्या करो, सबके स्लोप निकाल लो, फिर हमें चेक करना होता है कि जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप है mz माइनस का 0.6 जो यहाँ पे आया है, वो किन दो लाइन के स्लोप के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो तीन स्लोप हैं, सबसे कम क्या है 0, m3 का, फिर उसके बाद किसका m1 का कितना है 0.5 माइनस का, और फिर किसका है m2 का माइनस का 1, ठीक है। स्केल ऐसे चलेगी 0 से -1, ठीक है। 0.5 ये है तो 0.6 यहाँ कहीं होगा माइनस का, यानी कि m1 और m2 के बीच में लाई कर रहा है, m1 m2 का, यानी कि इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमें पॉइंट मिलेगा, जो पॉइंट मिलेगा वही होगा, ठीक है। यानी कि जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप लाई कर रहा है किसके बीच में कर रहा है, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 2000, ठीक है, और x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1500, ठीक है, 1500। बात क्लियर। और जब हमने इन्हीं दोनों लाइनों को सॉल्व किया तो हमको पॉइंट क्या मिला था, याद करो 1000,500। तो हम लोग डायरेक्ट ग्राफ बगैर बनाए एक काम 2 मिनट में कर सकते हैं। बस इसका एक थोड़ा छोटा सा प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि अपने सॉल्यूशन में रिडंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बोलें तो इस मेथड की एक लिमिटेशन है, ठीक है, कि देयर विल बी नो रिडंडेंट इन द प्रॉब्लम, ठीक है। अब बहुत लोग सब परेशान हो गए एकदम से, रिडंडेंट क्या होता है, ठीक है। तो रिडंडेंट क्या होता है कि जो फिजिबल रीजन का पार्ट ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर देखो, अगर मान लो ग्राफ अपना इस टाइप का बना होता, ठीक है, मान लो ग्राफ अपना ऐसे बना होता x1 x2, ठीक है, एक लाइन ऐसे खींची होती, एक लाइन ऐसे खींची होती और एक लाइन ऐसे खींची होती, ठीक है। और जो तीनों का फिजिबल रीजन होता है वो क्या होता है, इसके नीचे वाला होता है, सबका नीचे वाला, ठीक है। तो तीनों में कॉमन क्या आता, ये आता, ये वाला पार्ट कॉमन आता, ये वाला पार्ट कॉमन आता, ये फिजिबल रीजन आता। अब देखो ये फिजिबल रीजन है, इस इक्वेशन को फर्स्ट बोले, इसको सेकंड और थर्ड, तो इन दोनों का तो फिजिबल रीजन का पार्ट बन रही है ये दोनों इक्वेशन, लेकिन इसका कोई पार्ट बन रहा है क्या, नहीं, यानी कि वो सॉल्यूशन में आ ही नहीं रहा है, लेकिन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, आ नहीं रहा है, यानी इससे कम वैल्यू में है। तो इस केस में ये कंसीडर ही नहीं कर पाता है फॉर्मूला, इस लाइन को, रिडंडेंट को, ठीक है, कंसीडर नहीं कर पाता है, तो हम लोग उस केस में इसको नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। व्हेन डज नॉट becomes the part of feasible region, ठीक है, feasible region, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और, पार्ट मतलब क्या है, बाउंड्री ना बना रहा हो, और कुछ नहीं है, बाउंड्री, ठीक है। यानी कि ये देखो इसमें बाउंड्री नहीं बना रहा, बाउंड्री क्या है इसकी, ये है, इसमें ये कंस्ट्रेंट आ रहा है क्या, थर्ड वाला नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या है, इसी को बोला हमने रिडंडेंट। अगर इस तरीके का होगा तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये तरीका तब है कि जब 2-3 इक्वेशन दे रखी है तो डायग्राम बनाओ झट से, देखो सारे पार्ट हो रहे हैं, उसके बाद फिर सारे पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाते पता चल जाएगा रिडंडेंट है कि नहीं है, ठीक है। ग्राफ बनाओ, उसके बाद फिर ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि क्या कहते हैं क्रॉस, जहां पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट को निकालो, फिर जेड चेक करो ना, फिर सीधे देखो सारे तीनों पार्ट बन रहे हैं फिजिबल रीजन के, सारे कंस्टेंट पार्ट है, बस फिर देखो जेड की वैल्यू निकाल के काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी पार्ट है। तो हमारे तो हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया, ठीक है, और हमने एक प्रॉब्लम भी लगा ली, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक प्रॉब्लम और लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे स्पेशल केसेस इसके, ठीक है। एग्जाम में आता रहता है कि मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, क्या कहते हैं, क्या अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या सिंगल यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसको हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये रिसेंटली आया है भी गेट में, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
क्या बोल रहा है? देखो फिर से लैंग्वेज वाला सवाल दे रखा है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बना के लिखूंगा। टू मॉडल्स पी एंड क्यू ऑफ ए प्रोडक्ट अर्न्स प्रॉफिट ऑफ इतना इतना, ठीक है। यानी कि हम लोग जेड की वैल्यू लिखें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको बोल दे रहा है x1 और इसको बोल दे रहा है x2, ठीक है। 100 x1 प्लस 80 x2, जेड बन गया क्योंकि प्रॉफिट दे रखा है पर यूनिट, ठीक है, पर पीस रिस्पेक्टिव। प्रोडक्शन टाइम ऑफ पी एंड क्यू आर 5 आवर्स एंड 3 आवर्स, ठीक है। while the total production available is 150 आवर्स, ठीक है। तो अगर हम लोग बोले तो इसको कितना है 5x1 प्लस 3x2 और लेस देन इक्वल टू कितने से रहना चाहिए 150 आवर्स से। देखो इतनी जल्दी काम होता है, ठीक है। आगे देखो फॉर ए टोटल बैच साइज ऑफ 40, ठीक है। यानी कि P प्लस क्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए 40, ठीक है। P प्लस क्यू इक्वल टू 40, ठीक है। टोटल बैच साइज कितने का होना चाहिए फॉर ए टोटल बैच साइज ऑफ 40। मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ यूनिट्स ऑफ P टू बी प्रोड्यूस्ड इज, ठीक है। तो कह रहा है मैक्सिमम कितना होना चाहिए 40, ठीक है, ठीक है। टोटल बैच साइज कितना होना चाहिए 40 और ये कह रहा है P की यूनिट बतानी है। अब अगर हम इसको मैक्सिमाइज करें तो हमें बताना है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगर हम मैक्सिमाइज करें तो P कितने यूनिट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो P की क्वांटिटी अपन को कैलकुलेट करनी है, P की क्वांटिटी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्या करें, इक्वेशन बनी है, ग्राफ खींच देते हैं तुरंत, ठीक है। तो ज्यादा पॉइंट निकालो क्या आएंगे। अगर इस इक्वेशन में अपन लोग x1 इक्वल टू 0 रखें तो x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, और अगर x2 इक्वल टू 0 रखें तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। यानी ये कितना आ रहा है 0,50 एक पॉइंट आ रहा है और एक पॉइंट आ रहा है 30,0, ठीक है। और एक क्या आ रहा है P प्लस क्यू इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये कितना आएगा 0,50 और इधर कितना आ रहा है 30,0, ठीक है, 30,0। तो लाइन अपनी ऐसे खींचेगी, ठीक। अगर P प्लस क्यू की बात करें तो ये लाइन ऐसे आएगी। ये क्या होगा पॉइंट 0,40 और ये क्या होगा 40,0, ठीक है। अब जरा देखो अगर फर्स्ट के लिए फिजिबल रीजन क्या है, फर्स्ट के लिए फिजिबल रीजन क्या है, ये है नीचे वाला, ठीक है। और सेकंड के लिए देखो, सेकंड के लिए लाइन दे रखी है, ठीक है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई टोटल बैच साइज कितना है 40 का है तो 40 प्रोड्यूस करे, हो सकता है कम भी कर ले, ठीक है। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या बोल लेते हैं, हम लोग एग्जैक्ट मान ले रहे हैं कि भाई 40 प्रोड्यूस करने हैं, यानी कि ये लाइन ही इक्वेशन है, अब कोई रीजन नहीं है, ठीक है। यानी इसके नीचे यानी कि जो ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट ये अपना फिजिबल होगा, ठीक है। ये अपना क्या होगा फिजिबल रीजन होगा। तो जब ये अपना फिजिबल रीजन होगा, ठीक है, तो जरा हम लोग देख लेते हैं वैल्यू, वैल्यू कितनी कितनी आएगी। ये पॉइंट कितना है 0,40, इस पॉइंट को निकाल लेते हैं। इस पॉइंट को निकालने के लिए इसको बोल दे रहे हैं A, इसको बोल दे रहे हैं B, ठीक है। तो अगर हम लोग B की बात करें तो B कितना आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो B की वैल्यू कितनी आ रही है, मैं लिख दे रहा हूं 15,25, 15,25 ये वैल्यू किसकी आ रही है B की। तो अगर हम लोग Z निकालें एट A और Z एट B, ठीक है, पॉइंट A, तो पॉइंट A कितना है 0,40, तो 0,40 डालो तो कितना आएगा 3200, ठीक है। और अगर दूसरे वाले को डालो कितना है B कितना है 15,25, ये कितना है, ये कितना है 15,25। हमने फर्स्ट और सेकंड लाइन को सॉल्व किया बस। 15,25 को जैसे ही सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ठीक है, ये कितना आ रहा है 3500, ठीक है।
तो वैल्यू जेड की कहाँ मैक्सिमम आ रही है 3500, ठीक है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रही है। अब जब इस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं कि पी की वैल्यू पूछिए तो पी कितना है x1, तो इस केस में x1 कितना हो जाएगा 15, तो आंसर कितना हो जाएगा 15। ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। क्लियर है बात। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे हम लोगों को अप्लाई करना है अपने मेथड को, और स्लोप मेथड भी हम लोगों ने एक देख लिया, और एक चीज और देख ली थी रिडंडेंट वाली स्लोप में, ठीक है। अब इसके बाद देखो कि कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म और होता है बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है, कंस्ट्रेंट, ठीक है। सिंपल क्या है इसका मतलब कि जो भी वैल्यू आए जेड जिस पॉइंट पे ऑप्टिमाइज हो रहा है, ठीक है, अगर उस वैल्यू को, ठीक है, हम लोग अब मान लो पॉइंट ये कोई ए है, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमाइज हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें क्या करना है, ठीक है, कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन में रखना है, ठीक है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन में रखना है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन में रखना है। और अगर हम लोग कंस्ट्रेंट इक्वेशन में इस पॉइंट ए को डाल रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन में अगर हम इस पॉइंट को डाल रहे हैं और हमारा क्या आ रहा है RHS इक्वल टू LHS, ठीक है, तो जो अपना कंस्ट्रेंट होगा, ठीक है, कंस्ट्रेंट होगा, उसको बोलेंगे हम लोग बाइंडिंग, अदरवाइज नॉन बाइंडिंग, ठीक है। अगर हम लोग पिछले वाले एक सवाल में चलें जो हम लोगों ने किया था, बढ़िया सवाल, ठीक, ये वाला क्वेश्चन एक किया था जो हम लोगों ने, क्योंकि इसमें 3 इक्वेशन थी ना, ठीक है। तो इसमें जो हमको सॉल्यूशन मिला था वो कहां पे मिला था, इस वाले में हमको सॉल्यूशन कहां पे मिला था, इस पॉइंट पे मिला था, और इसकी वैल्यू कितनी थी 1000,500, ठीक है, यही थी ना 1000,500। तो इस पॉइंट को अगर हम लोग तीनों कंस्ट्रेंट में डाल के देखें, ठीक है, तीनों कंस्ट्रेंट में डाल के देखोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो कट कर रहा है, ये वाला सेटिस्फाई करेगा कंस्ट्रेंट, क्या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दोनों बाइंडिंग है, ये नॉन बाइंडिंग है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है बाइंडिंग है, ठीक, ये नॉन बाइंडिंग है। तो हमें क्या करना है, जिस पॉइंट पे अपन का फंक्शन ऑप्टिमाइज कर रहा है उसको कंस्ट्रेंट में डाल के देखना है, अगर RHS इक्वल टू LHS होता है तो बाइंडिंग है, अदरवाइज नॉन बाइंडिंग है। क्लियर है बात, ठीक। आगे देखो, अब हम लोग देखते हैं स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। तो जब mz स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ एनी ऑफ द कंस्ट्रेंट, इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ एनी ऑफ द कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कंस्ट्रेंट, ठीक है। यानी कि अगर z की वैल्यू इन तीनों जो भी कंस्ट्रेंट दे रखे हैं उसमें इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग पहले वाले की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो mz इक्वल टू क्या आया था माइनस का 0.6, है ना, mz इक्वल टू क्या था माइनस का 0.6, m1 इक्वल टू क्या आया था माइनस का 0.5, m2 इक्वल टू क्या आया था माइनस का 1, ठीक है, m2 इक्वल टू क्या आया था माइनस का 1, और m3 इक्वल टू आया था 0, ठीक है। तो इस केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप किसी के भी बराबर नहीं है, यानी कि अपन को क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी, और हमें एक ही सॉल्यूशन मिला था, एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन मिला था, कितना 1000,500, जहां पे अपनी वैल्यू ऑप्टिमाइज हो रही थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ठीक है, पहला केस, ठीक। सेकंड केस क्या है अपना, सेकंड केस मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीपल ऑप्टिमल,
या फिर इसी को बोल देते हैं मोर देन वन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, कि जब mz स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एनी ऑफ द कंस्ट्रेंट, ठीक है, तो खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी बिल्कुल भी खुश होने की जरूरत नहीं है कि भैया हम चेक करके देख लेंगे mz क्या है, स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज इक्वल टू एनी ऑफ द कंस्ट्रेंट, स्लोप ऑफ द एनी ऑफ द कंस्ट्रेंट, यानी कि किसी भी कंस्ट्रेंट के स्लोप के बराबर हो गया है, तो क्या हो गया, मल्टीपल ऑप्टिमल। नहीं, ये होने के बाद अपने पास है चांस, ठीक है, नाउ वी हैव चांस ऑफ गेटिंग मोर देन वन सोल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन, यानी कि मल्टीपल ऑप्टिमल। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे ये डिसाइड करने के बाद आपको अब पता चल गया कि अब अपने पास एक मौका है कि शायद अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या हो, मोर देन वन हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद। उसके बाद हम लोगों को दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो दो जो कंडीशन है वो फर्स्ट क्या है, ये दोनों मस्ट बी सेटिस्फाइड, बोथ द कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन कंस्ट्रेंट, जिस कंस्ट्रेंट का स्लोप बराबर हो रहा है mz के ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बराबर, वो कंस्ट्रेंट मस्ट बी ए बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। और सेकंड क्या होना चाहिए, कंस्ट्रेंट मस्ट बी ए नॉन रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। ठीक है, रिडंडेंट वो था जो फिजिबल रीजन में पार्ट नहीं ले रहा था, नॉन रिडंडेंट कौन सा होगा, जो फिजिबल रीजन में पार्ट लेगा। क्लियर है बात? जब ये दोनों कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होंगी तब हम लोग क्या बोलेंगे, अपना सोल्यूशन क्या है, मोर देन वन वाला है या फिर मल्टीपल ऑप्टिमल है। क्लियर है बात? अभी हम लोग सवाल लगाएंगे, इसका देख लेंगे। सिंपल बाइंडिंग कौन सा था कि अगर हम लोग ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू पॉइंट को अगर हम लोग रखेंगे कंस्ट्रेंट में, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों LHS RHS की बराबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग केस देखते हैं। अब थर्ड केस नो सॉल्यूशन। ये कब होगा, व्हेन नो फिजिबल रीजन, जब आपको कोई फिजिबल रीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा कब हो सकता है, ऐसे हो सकता है। कैसे हो सकता है कि एक इक्वेशन ऐसे जा रही है और एक इक्वेशन ऐसे जा रही है, इसके लिए ये वाला ऑप्टिमाइजेशन वाला है एरिया और इसके लिए ये वाला है, तो अपन को कोई भी ये वाला जो पार्ट बचा ये हमको कोई भी कॉमन फिजिबल रीजन नहीं मिला है। इस केस में सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे, नो फिजिबल रीजन। ठीक है, इस केस में जो लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, इसके इधर वाला रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब डिनोट कर रहा है इनइक्वालिटी, और ये वाला इसके इधर, तो दोनों का कॉमन निकला, पॉजिटिव में कोई कॉमन निकला, नीचे नेगेटिव में निकलते रहे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या है अपना, फोर्थ नंबर। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है अपना, फोर्थ केस अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, व्हेन ग्रेटेस्ट वैल्यू लाइज एट इंफिनिटी। इन द प्रॉब्लम। ठीक है, अपने जो प्रॉब्लम में ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां लाई कर रही हो, इंफिनिटी में, जब केस हो किसका, मैक्सिमाइजेशन का। ठीक है, अगर मिनिमाइजेशन का केस है तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वो कहां लाई करेगी, इंफिनिटी पे। ठीक है, तो देखो इस केस में इस तरह की इक्वेशन बन के आती है। ठीक है, एक लाइन अपनी ये हो गई, ठीक है, एक लाइन अपनी ये हो गई। ठीक है, और रीजन कौन सा है दोनों के लिए, ऊपर वाला। ठीक है,
यानी कि ये क्या है, फिजिबल रीजन। ठीक है, ये क्या है, फिजिबल रीजन। अब अगर हम इसको मैक्सिमाइज करें तो वैल्यू कहां लाई करेगी, इनफाइनाइट पे। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां लाई करेगी। ठीक है, मैं दोनों के केस के सवाल लूंगा, टेंशन मत लो। मैं एक अनबाउंडेड की भी प्रॉब्लम अभी लगाने जा रहा हूं, एक मल्टीपल ऑप्टिमल की भी लगाने जा रहा हूं। ठीक है, ये तो अपने आप बहुत इजी है, क्योंकि खुद ही पता लगा लोगे कि जब फिजिबल रीजन, कॉमन रीजन मिल ही नहीं रहा है तो नो सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक वाले 2 सवाल हमने अभी भी कर लिए हैं। ठीक है, तो बाकी हम लोग देखते हैं। ठीक है, जरा एक जगह एक चीज चेक करता हूं, फिर मैं एक, ठीक है, मेरी आदत है कभी कभी मैं रीजन को रीजन लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब हम लोग 2 प्रॉब्लम उठाते हैं अपनी गेट की आई हुई। ठीक है, और फिर देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले उठाते हैं कहां की प्रॉब्लम अपनी, प्रॉब्लम नंबर 53। ठीक है, तो इसको अपने साइड में ले चलते हैं। देखो ऑप्शन में दे रखा है, द एलपीपी हैज ए यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, द एलपीपी हैज इज इनफिजिबल। इनफिजिबल का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, द एलपीपी इज अनबाउंडेड एंड द एलपीपी हैज मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये 4 ऑप्शन अपन को दे रखे हैं। ठीक है, तो इसी में से अपन को सॉल्व करना है। और देखो इस सवाल में जब पता है कि इतनी मेहनत करनी है, केस ढूंढने हैं, तो उसने फॉर्मुलेट नहीं किया है प्रॉब्लम को। ठीक है, क्या मैं फॉर्मुलेट करना पड़े, देखोगे तो मैक्सिमम सवाल ऐसे ही दे रखे हैं। ठीक, चलो देखते हैं। अब सबसे पहले अपने पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये दे रखा है, पहली इक्वेशन ये दे रखी, दूसरी ये, थर्ड ये। ठीक है, यानी कि 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 18, x1 इक्वल टू 4 और x2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, z की वैल्यू, z की वैल्यू। ठीक है ना, z की वैल्यू। तो mz यहां से निकालो तो देखो कितना आएगा, कितना आएगा, -3/2। इसके लिए देखो निकालो तो कितना आएगा, m1 माइनस का 3/2। यहां से कितना आ रहा है, m1 आ रहा है यहां पे माइनस का 1। ठीक है, और माइनस का 1 है प्लस का 1। ठीक है, तो हमको निकालने की जरूरत ही क्या है, हम लोगों को पहले ही मिल गया है, हमें टेंशन ही क्या लेनी है, क्यों हम टाइम वेस्ट करें अपना। ठीक है, तो हमको फर्स्ट कंडीशन में मिल गया है। ठीक है, कि m1 जो फर्स्ट ही कंस्ट्रेंट की वैल्यू है इसके बराबर है। अब बराबर है यानी कि अब हमको अभी ये नहीं बोल सकते कि मल्टीपल ऑप्टिमल है, अब क्या है, चांस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल। ठीक है, और हमको पता है इस केस में क्या होता था, 2 कंडीशन होती थी, 2 कंडीशन होती थी अपनी, याद है किसी महान इंसान को। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी, नॉन रिडंडेंट, कंस्ट्रेंट मस्ट बी नॉन रिडंडेंट। ठीक है, नॉन, ठीक है, यानी कि ये वाला कंस्ट्रेंट कैसा होना चाहिए, नॉन रिडंडेंट। और सेकंड क्या होना चाहिए था, मस्ट बी ए बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, ये दोनों होने चाहिए थे। तो हम लोग चलो ग्राफ बनाते हैं, वो और कोई तरीका नहीं है अपने पास। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग देखें तो पॉइंट, अगर x1 इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, x2 इक्वल टू 9, यानी कि ये हो जाएगा 0,9। अगर x2 इक्वल टू 0 रखोगे, x2 इक्वल टू 0 रखोगे तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 6,0। तो अगर फर्स्ट लाइन की इक्वेशन खींचे तो कितना आ जाएगा, ये क्या है 0,9 और ये क्या है 0,6,0। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने खींच ली। ठीक है, हम लोग सेकंड खींचते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेकंड खींचते हैं और फिर थर्ड खींचते हैं। तो ये आ जाएगी अपनी सेकंड, ये क्या है x1 इक्वल टू 4 और ये क्या है x2 इक्वल टू 6।
यही तो दोनों इक्वेशन है, ऐसी तो किसकी। अब देखो फिजिबल रीजन कौन सा हो जाएगा अपना, ये रीजन हो जाएगा अपना फिजिबल, क्योंकि जैसे ही 0 0 डाल के देखोगे तो 18 से कम आ रहा है, यानी कि ये वाला इसके लिए रीजन होगा, ठीक है, x1 के लिए इधर वाला होगा, इसके लिए इधर वाला होगा, ये अपना फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन है, ठीक है, मिल गया है, यानी कि ये पॉइंट है अपने, ठीक है। तो सबसे पहले ये चारों पॉइंट हैं जो A, B, C और D, ठीक है। तो A, B, C, D ये चारों पॉइंट्स को क्या करो, ये क्या हो जाएगा 0,6, ठीक है, और ये क्या मैंने दोनों सेम लिख दिया ना, x2 इक्वल टू क्या है 6 और x1 इक्वल टू क्या है, x1 इक्वल टू क्या है 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0,6 और ये क्या हो जाएगा D पॉइंट 0,4, ठीक है। तो अगर इन पे वैल्यू निकाल के देखोगे कि ZA पे क्या वैल्यू आ रही है, ZB पे क्या वैल्यू आ रही है, ZC पे क्या वैल्यू आ रही है, ZD पे क्या वैल्यू आ रही है, हम लोग ये Z पे वैल्यू इसलिए निकालना है ताकि हमको वो पॉइंट पता चल जाए कि मैक्सिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन किस पॉइंट पे हो रहा है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उस कंस्ट्रेंट में इसमें वैल्यू डाल के देखेंगे अगर सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि देखो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि तीनों की तीनों कंस्ट्रेंट अपने क्या है, फिजिबल रीजन बना रहे हैं, और अपन को तो सिर्फ किसको चेक करना था, फर्स्ट वाले को, तो पहली तो सेटिस्फाई हो गई है। बाइंडिंग सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना है, ऑप्टिमल पॉइंट की वैल्यू इसमें रख के देखनी है, और अगर LHS इक्वल टू RHS होता है तो अपना काम हो गया, ठीक है। तो जरा देखो पॉइंट कौन कौन से आएंगे, ए पॉइंट कितना है 0,6 है ना, तो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। ए पॉइंट तो पता है अपन को 0,6 उठा के इसमें रखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ठीक है, तो कितना आ रहा है 12, ठीक है। डी पॉइंट उठा के रखो, कितना है 0,4, यानी कितना आ रहा है, सॉरी 0,4 लिखा, 4,0 होगा ये, ठीक है, कितना आ रहा है 12। तो ये दोनों कितने आ रहे हैं 12 12, और ये दोनों पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, ये पॉइंट आ रहा है 2,6 और ये पॉइंट आ रहा है 4,3 4,3, ये दोनों जो पॉइंट आ रहे हैं हम लोग इसको रख के देख लेते हैं। तो 6 + 6 यानी कि ये भी आ रहा है 12 ना, 12 + 6 यानी कि 18, ये भी कितना आ रहा है 12 + 6 यानी कि 18, यानी कि इन दोनों पॉइंट पे क्या हो रहा है, वैल्यू सेम आ रही है। तो ये तो अपन को चेक करने की जरूरत नहीं है, और इन दोनों में से किसी भी पॉइंट को, चाहे इस पॉइंट को चाहे इस पॉइंट को, इस इक्वेशन में रख के देख लोगे। अगर हम पहले रख देते हैं किसको 2,6 को, ठीक है, तब भी देखोगे तो कितना आ रहा है 18 = 18, चाहे उस पॉइंट को मैक्सिमम मान लो तो इसको भी रखोगे तो आ रहा है 18 = 18, ठीक है। यानी कि ये अपना जो कंस्ट्रेंट है वो बाइंडिंग भी है और नॉन रिडंडेंट भी है, ठीक है। यानी कि हम इसमें बोल सकते हैं साफ शब्दों में कि आंसर जो कितना है मल्टीपल ऑप्टिमल है, ठीक है। इतना तो करने की जरूरत भी नहीं थी, अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो मैं देखो बताता हूँ। डायग्राम बनाने के बाद हमको ये पता चल गया, ठीक है, हमको ये पता चल गया कि ये सारे के ये अपना क्या है नॉन रिडंडेंट है, क्योंकि फिजिबल रीजन से बाउंड्री बना रहा है, ये हमें पता चल गया है कि क्या है नॉन रिडंडेंट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों पॉइंट्स में इस मैक्सिमम होगा, क्योंकि किनारे वाले होंगे नहीं, सीधी सी बात है, उससे आगे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 6 + 3 हो रहा है ना भाई, यहाँ पे तो 1.0 है और 6, और इसको 6 से कम तो होना नहीं है, 6 तो है ही है, ज्यादा हो रहा है, ये भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। देखो ये बात समझ में आ जाएगी जिसको जिसको ज्योमेट्री वगैरह ये ग्राफ अच्छे से समझ में आते हैं, ठीक है। बाकी एकदम सिंपल है, हम लोगों ने पॉइंट निकाले दोनों, कैसे निकालोगे, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इस दोनों पॉइंट निकल आएंगे, और पॉइंट पे अपन ने z की वैल्यू चेक करी है, तो देखो इन दोनों पे इक्वल आ रही है, और वैसे ही जब इक्वल आ गई तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मोर देन वेल सॉल्यूशन है, क्योंकि दोनों 18 आ रहे हैं, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखो इजी सवाल था, टफ नहीं था, तो बस थोड़ा टाइम कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब चलो हम लोग एक सवाल और देख लेते हैं, मैं सोच रहा हूँ सारे केस करा ही दूं जब करा रहा हूं, ठीक है। देखते हैं 54, ठीक है। ठीक है 54 क्वेश्चन,
देखो इसमें देखो एक चलो नई चीज आ गई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको नेगेटिव कभी नहीं लेते हैं, ठीक है, इसको नेगेटिव कभी नहीं लेते हैं। रिसोर्स वैल्यू को मैंने पहले बताया था कि जो बी आई वाली वैल्यू होती है, जो रिसोर्स वैल्यू है, तो माइनस में कोई भी रिसोर्स वैल्यू कैसे यूज कर लोगे? माइनस में टाइम यूज कर लोगे क्या? माइनस में रॉ मटेरियल यूज कर लोगे क्या? नहीं ना, इसलिए हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? पहला तो है, पहला अपना क्या है, माइनस का 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 9। दूसरा कितना हो जाएगा? माइनस x1 प्लस 5x2, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। साइन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी देखो यही पूछ रहा है कि भाई कौन सा सॉल्यूशन है। अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू दे रखी है ये, तो सबसे पहले तो हम लोग mz निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग mz देख रहे हैं तो कितना है? mz आ रहा है कितना? 3/2, माइनस का 3/2। यहां से देखो कितना आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है? प्लस का 3/2, सॉरी प्लस का 2/3, प्लस का 2/3। ये किसकी वैल्यू है? m1 की जो वैल्यू आ रही है प्लस की 2/3। यहां से जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? प्लस का 1/5, m2 प्लस का 1/5, यानी कि ये तो होंगे नहीं अल्टरनेट ऑप्टिमल, ठीक है। ये तीनों में से हो सकते हैं। हम लोग जरा बात करते हैं अब, इसका ग्राफ खींच लेते हैं, सबसे आसान काम है। ग्राफ खींचो और 2 मिनट में अपना सवाल सॉल्व करो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले करते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट इसके लिए निकाल लेते हैं। क्लियर है ना बात? ठीक, तो पहले x1 इक्वल टू 0 रखो, तो x2 इक्वल टू क्या आ रहा है? 3। अगर x2 इक्वल टू 0 रखो तो x1 इक्वल टू क्या आ रहा है? x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का, x1 इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का 9/2, यानी कि 9/2। कितना आएगा? 9/2 हम लोग खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो, अगर हम लोग इसकी बात करें, इसकी बात, x1 इक्वल टू 0 रखोगे तो x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0,4 20/5। और अगर x2 इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा? माइनस का 20, यानी कि x1 इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस का 20, माइनस का 20, और अपना पॉइंट क्या बन जाएगा? -20,0। ये पॉइंट लिख दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट क्या बन जाएगा? 0,3, और ये पॉइंट क्या बन जाएगा? माइनस का 4.5,0। ये पॉइंट बन गए। लाइन खींच देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो इस लाइन में माइनस में जा रहा है तो अपन को इधर भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जरा देखो, कह रहा है फर्स्ट लाइन को अगर हम लोग खींचते हैं तो पॉइंट ये है, यानी कि यहां कहीं होगा 0,3, 0,3, और यहां कहीं होगा माइनस का 4.5,0, माइनस का 4.5,0, ठीक है। लाइन खींच देते तो हम लोग लाइन कुछ ऐसी जाएगी, ठीक है। ये लाइन फर्स्ट है। सेकंड की बात करते हैं तो कितना पॉइंट है? 0,4, तो 0,4 कहां होगा? 0,4 कहां होगा? यहां होगा, ठीक है। तो हम लोग डाल देते हैं, ये क्या है? 0,4, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे कहीं हो गया -20,0, ये वाला है ना, -20,0। तो लाइन कुछ अपनी ऐसे जाएगी, ठीक है। लाइन अपनी कुछ ऐसे जाएगी। अब देखो, कट पॉइंट निकालने से पहले हम लोग फिजिबल रीजन देख लेते हैं। इसमें देखो, देखो अगर हम लोग देखें तो 0, 0 सेटिस्फाई करेगा। अगर 0, 0 इसमें डाल दें, x1, x2 की वैल्यू 0, 0, तो 9 से कम सेटिस्फाई, यानी कि दोनों केस में जो ये वाला है, नीचे वाला एरिया क्या है? फिजिबल रीजन है। दोनों केस में नीचे वाला एरिया क्या है? फिजिबल रीजन है, ठीक है। यानी कि देखो, ये जो अपना फिजिबल, कॉमन फिजिबल रीजन आएगा,
ये हम लोगों को किसी भी तरीके से वो कर रहा है क्या, क्या बोलते हैं उसको, किसी भी तरीके से हम लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कि हम लोग मतलब सेटिस्फाई क्या बोल रहे हैं, कहीं भी हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी क्या, मैक्सिमम वैल्यू तो किधर होगी, इधर होगी फिजिबल रीजन में, हम लोग पॉजिटिव वाले लेते हैं, फिजिबल रीजन में होगी मैक्सिमम वैल्यू। जब फिजिबल रीजन में होगी तो हम लोग पकड़ पाएंगे क्या ग्रेटेस्ट वैल्यू, कहां लाई करेगी, इनफाइनाइट पे, तो अपना सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड। सॉल्यूशन कैसा हो गया है, अनबाउंडेड। क्लियर है बात, ठीक। तो ये अपने लगभग सारे केस हो गए हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला था, ये मल्टीपल ऑप्टिमल था, ठीक है। उसके पहले हम लोगों ने यूनिक वाला भी देख लिया, ठीक है। फिर एक लाइन, सिंपल लाइन वाला देख लिया, फिर अनबाउंडेड वाला भी देख लिया, हम लोगों ने सारे लगभग केस कर लिए, ठीक है। और ये मैं इसलिए इसमें सारे केस मैंने सारे एक एक प्रॉब्लम करा दी क्योंकि ये टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो ऑलमोस्ट अगर 2 साल में 4 सेट बनते हैं मैकेनिकल के, तो उसमें से 3 सेट में क्वेश्चन आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बोला था 3 चैप्टर कि एलपीपी का ग्राफिकल है ना, और इन्वेंट्री और सीपीएम पार्ट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं इसमें मैक्सिमम केस करा दिए, तो मेरे हिसाब से सब क्लियर हो गया होगा सबको। और देखो ध्यान रखना कि जब भी हम लोग इसमें निकालते हैं, ये जब हम लोग बात कर रहे थे मल्टीपल ऑप्टिमल, सबको कंफ्यूजन हो जाता है स्टार्टिंग में, तो ध्यान रखना हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्लोप देख के नहीं बता देते हैं, ये दोनों कंडीशन भी हमको सेटिस्फाई करानी पड़ती है, बाइंडिंग और नॉन रिडंडेंट। नॉन रिडंडेंट का मतलब क्या है कि फिजिबल रीजन का पार्ट हो, ठीक है। और बाइंडिंग का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पे ऑप्टिमाइज हो वहां की अगर वैल्यू कांस्टेंट पे रखोगे तो RHS इक्वल टू क्या हो, LHS, ठीक है। तो ये अपना ग्राफिकल वाला पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे, इसकी सारी प्रॉब्लम लगा लेना। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और है सीट में, ठीक है। ये सबको लगा के मुझे आंसर बताना है, ठीक है। इसका आंसर सबको कमेंट में बताना है कि भाई इसका मैक्सिमम प्रॉफिट किस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा सवाल है, गेट में ही आया हुआ है, ठीक है। तो इसको बताना है। तो नेक्स्ट सेशन में अपन लोग सिंप्लेक्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।